हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर इंडिया पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको ओई कहते हैं। ओई का फुल फॉर्म होता है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। यह एक ऐसी मैट्रिक्स है जो आपको बताता है कि आप अपनी मशीन का कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। आज सबसे पहले हम समझेंगे कि ओई का मीनिंग होता क्या है, ओई को कैलकुलेट कैसे करते हैं और आखिर ये ओई कैलकुलेट करना इतना इम्पोर्टेंट हर एक इंडस्ट्री में क्यों माना जाता है। साथ ही साथ हम ओई के कुछ रियल बेस एग्जांपल को समझने की कोशिश करेंगे कि ओई को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो उसमें हम आपको एक एक्चुअल ओई शीट भी बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ओई का मीनिंग क्या होता है। सो ओई फुल फॉर्म इज ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ इक्विपमेंट। Definition of OE is how efficiently you have utilized your machine during given time as compared to machine's full potential। ये कहना चाहता है कि अगर आपका मशीन जो है आपके एक गिवन टाइम के अंदर में आपने कितना एफिशिएंटली उसको यूज़ किया है, इसका एक मेज़र है वो, उसे ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस कहते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि आखिर ओई को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो ओई को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले 3 टर्म्स को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो चलिए एक-एक करके उन टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला टर्म आता है अवेलेबिलिटी। तो इसका मीनिंग होता है हाउ मच एक्चुअल टाइम इज अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन और रन द मशीन एज कम्पेयर टू टोटल टाइम। इसका मीनिंग यह है कि आपके टोटल टाइम जो आपके शिफ्ट में अवेलेबल है उसके कंपेयर में आपने कितनी देर के लिए मशीन को रन किया है या कितनी देर के लिए आपके पास टाइम था जिसमें आपने मशीन को रन किया है, उसे अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। आगे हम इसको एक एग्जांपल के तरीके से भी समझेंगे जिससे वो आपको काफ़ी इजीली अंडरस्टैंड होगा। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि परफॉर्मेंस क्या होता है। तो हाउ एफिशिएंटली यू हैव रन योर मशीन और हाउ मच प्रोडक्ट यू हैव प्रोड्यूस एज कम्पेयर टू टोटल आउटपुट कैपेसिटी ऑफ मशीन एट गिवन टाइम। इसका मीनिंग ये है कि एक गिवन टाइम के अंदर या आपके शिफ्ट के टोटल टाइम के अंदर आपने कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं एज कम्पेयर टू मशीन के टोटल कैपेसिटी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर आपके मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी 1000 पीस की है और आपने उसके कंपेयर में 900 पीसीसी बनाए हैं तो आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा लो है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब बात करें अगर क्वालिटी की, तो हाउ मच ओके प्रोडक्ट यू हैव प्रोड्यूस एज कम्पेयर टू टोटल प्रोड्यूस प्रोडक्ट। यानी कि आप जब भी कोई प्रोडक्शन करते हैं उसके अंदर अगर आपने 1000 क्वांटिटी प्रोड्यूस की है तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट में भी ओके नहीं हो सकते हैं। उसमें से हो सकता है 1 या 2 प्रोडक्ट एनजी भी हो सकते हैं। तो इसे क्वालिटी कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि आखिर अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक शिफ्ट का टाइम दिया गया है 480 मिनट्स। उसमें से आप देख सकते हैं कि लंच का टाइम 30 मिनट्स, टी टाइम 20 मिनट्स और मशीन एरर 15 मिनट्स दिया है। तो इसको अगर समझने की कोशिश करें तो आपकी शिफ्ट में से 480 मिनट्स, उसमें से 30 मिनट्स आप लंच टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं, टी टाइम के लिए 20 मिनट आपने यूज़ किया है और आपके 15 मिनट्स मशीन एरर में रही है। तो अगर अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला देखने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है एक्चुअल टाइम अवेलेबल अपॉन टोटल टाइम अवेलेबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मशीन जो एक्चुअल में रन हुआ है उसका टाइम कितना था। तो अगर वो हमें निकालने की कोशिश करें तो हमें 30 + 20 + 15 यानी जो हमारे एरर लंच टाइम या नॉन रन मशीन का जो टाइम था हमें उसे वहाँ पे लिखना है। तो अगर हम इसको प्लस करते हैं तो 415 यानी 415 टाइम मिनट यहाँ पर निकल के आता है। उसके बाद हम अगर उसके डिवाइड में देखें तो टोटल टाइम अवेलेबल, तो हमारे शिफ्ट का टाइम अगर 480 मिनट्स है तो हम उसको उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमने मशीन के एक्चुअल रन टाइम को उसके टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया जिससे हमें अवेलेबिलिटी मिल गई है। तो चलिए अभी नेक्स्ट देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस का मीनिंग क्या होता है और परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि प्लांट प्रोडक्शन क्वांटिटी इज 10,000 बट ड्यूरिंग प्रोडक्शन ड्यू टू एनी अनप्लान स्टॉपेज मशीन हैज़ प्रोड्यूस 9,500। तो मशीन की कैपेसिटी 10,000 प्रोडक्शन करने की थी लेकिन मशीन किसी ब्रेकडाउन या किसी प्रॉब्लम की वजह से 9,500 प्रोडक्शन ही कर पाई है। तो चलिए इसके हिसाब से हम देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है। तो परफॉर्मेंस का फॉर्मूला अगर समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय प्लान प्रोडक्शन क्वांटिटी। तो यहाँ पर हमें पता हुआ है कि एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी हमारी 9,500 है और हमारा प्लान प्रोडक्शन क्वांटिटी था 10,000। प्लान यानी हम इसे टारगेट भी बोल सकते हैं हमारा। तो चलिए देखते हैं, इसको निकालने की कोशिश करते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस कितना आता है। तो हमने 9,500 डिवाइड बाय 10,000 कर दिया तो हमारा आंसर आता है 0.95।
तो इस तरह से हमने एक परफॉर्मेंस भी निकाल लिया है, आपने ये रियल लाइफ एग्जांपल एक देख लिया है। तो इस तरह से आप भी अपने डिपार्टमेंट या अपने प्रोसेस का परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए क्वालिटी को भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, आखिर क्वालिटी को भी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, मशीन हैज प्रोड्यूस 9500 क्वांटिटी इन विच 15 नोस पार्ट्स आर एनजी मींस रिजेक्शन, तो टोटल ओके पार्ट्स इज 9450। सो इस एग्जांपल से हमें ये समझ में आया है कि हमने जैसा कि देखा कि हमने परफॉर्मेंस के अंदर ओनली 9500 प्रोडक्शन ही किया है, लेकिन ये हमारा टोटल प्रोडक्शन था। इसके अंदर से हमारा कुछ रीजन से कुछ एनजीबी प्रोड्यूस हुआ है जिसकी क्वांटिटी 15 नोस है। तो चलिए हम इसका फॉर्मूला देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो क्वालिटी इज इक्वल टू ओके प्रोडक्शन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी। तो इसका मतलब है कि हमने जो ओके पार्ट प्रोड्यूस किए हैं उसकी क्वांटिटी को हमें क्या करना है कि टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा ओके प्रोडक्शन जो क्वांटिटी है वो 9450 है, और हमारा टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी जो है वो 9500 है। तो इससे हमें आंसर निकल के आ रहा है 0.99। सो इस तरह से हम क्वालिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हालाँकि हमें ओई कैलकुलेट करना हमारा मेन टारगेट रहेगा, तो हमने इन तीनों टर्म्स को पहले कैलकुलेट कर लिया है। अब इसी के बेस के ऊपर से हम ओई को काफ़ी आसानी से अब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरकार हमारा जो मेन टॉपिक है ओई, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो ओई कैलकुलेट करने के लिए अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, ओई इज इक्वल टू ए पी क्यू, यानी इन तीनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। ए का मतलब होगा अवेलेबिलिटी, पी का मतलब होगा परफॉर्मेंस और क्यू का मतलब होगा क्वालिटी। तो यहाँ पर हमारे प्रीवियस आंसर्स के हिसाब से हम देख लेते हैं, हमारी अवेलेबिलिटी निकल के आई थी 0.86, हमारा परफॉर्मेंस निकल के आया था 0.95 और हमारी क्वालिटी निकल के आई थी 0.99। तो चलिए देखते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा आंसर क्या आता है। लेकिन जब भी आप ओई कैलकुलेट करते हैं तो ज़्यादातर इंडस्ट्री में ओई परसेंटेज के हिसाब से ही कैलकुलेट किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, आंसर आने के बाद उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा ओई परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाएगा। आप चाहें तो आपकी अवेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी को भी पहले से ही मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में निकाल सकते हैं, जिससे आप डायरेक्ट ही उसको परसेंटेज में आउटपुट निकाल पाएँगे। चलिए हमारा आंसर देखने की कोशिश करते हैं कि हमने जो रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे उसके हिसाब से हमारा ओई कितना आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ओई 88.88 आ रहा है। तो इस हिसाब से आप अपने प्लांट का भी, अपनी कंपनी का, अपने प्रोसेस का ओई कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आप ओवरऑल देख सकते हैं कि हमारे परफॉर्मेंस में कितना ऑप्टिमाइजेशन ज़रूरी है और किस तरह का ऑप्टिमाइजेशन करने की ज़रूरत है। एक टाइप का ये इंडिकेटर है जिससे आप अपना परफॉर्मेंस देख सकते हैं। हम ओई को कैलकुलेट करना तो सीख चुके हैं, लेकिन अब ओई इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और आखिर इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो पहला बेनिफिट इसका ये निकल के आता है कि मैक्सिमम इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन। तो ये क्या करता है कि कंपनी को हेल्प करता है कि वो उसको ट्रैक कर सके कि आखिर हम अपने इक्विपमेंट को, अपने प्रोसेस को कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं। दूसरा, ईज़ी टू आइडेंटिफाई लॉसेस। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम मशीन के डाउन टाइम या इश्यू या जो भी क्वालिटी रिलेटेड इश्यू आ रहे हैं उनको ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे हमें एक्शन प्लान बनाने में काफ़ी हेल्प होती है। इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी। तो ये क्या करता है कि प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए हमें सारे ऑब्स्टेकल्स हमें पहले से पता चल जाते हैं, जिससे हम क्या कर पाते हैं कि एक एक्शन प्लान बनाकर उनके ऊपर काउंटर मेजर ले पाते हैं। डेटा ड्राइव्स डिसीजन, प्रोवाइड एक्यूरेट परफॉर्मेंस डेटा टू सपोर्ट बेटर प्लानिंग एंड प्रिपेयर स्ट्रेटजी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें ट्रैक करने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं अपने इक्विपमेंट को और ऑप्टिमाइज करने के लिए। इसके साथ-साथ हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल करने में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। अगर हमें ऑब्स्टेकल्स, ब्रेकडाउन और मशीन का डाउन टाइम हमें समझ में आ गया है कि मशीन में इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हम ईज़िली क्या करेंगे कि हमारे प्रोडक्शन प्लान के ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को शेड्यूल कर सकते हैं। ये साथ ही साथ क्या करेगा कि आपके ऑपरेशनल कॉस्ट को भी काफ़ी रिड्यूस करेगा। अगर आप मशीन पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या कोई स्ट्रेटजी करके आप मशीन को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे ओवरऑल आपका कॉस्ट भी कम होगा, जिससे क्या होगा कि रिवर्क और स्क्रैप इस तरह की प्रोसेस क्या होंगी, कम हो जाएँगी। तो इस तरह से आप कॉस्ट भी सेव कर पाएँगे। इंक्रीज़ टीम अवेयरनेस। तो जब ओई का मैट्रिक्स एम्प्लॉइज़ के साथ शेयर होता है, जब वो उसे देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि किस तरह से कहाँ पर मशीन के या इक्विपमेंट के प्रोसेस में ऑप्टिमाइज़ेशन की ज़रूरत है और कहाँ पर किस तरह का काउंटर मेज़र लेने की ज़रूरत है। तो इससे टीम में एक अच्छा-सा अवेयरनेस और मोटिवेशन प्रोवाइड होता है, जिससे टीम काफ़ी अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाती है। उसके साथ-साथ ही अगर आप इस पे अच्छे से काम करेंगे तो इससे क्या होगा कि क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी प्रोडक्ट की। साथ ही साथ क्या होगा कि आप किसी भी डिलीवरी को फ़ेल नहीं करेंगे, बेटर कंसिस्टेंसी रहेगी, ऑन टाइम डिलीवरी आप काफ़ी अच्छे से कर पाओगे, जिससे क्या होगा कि कस्टमर की ट्रस्ट और लॉयल्टी को आप इम्प्रूव करेंगे।
तो ये थे हमारे ओई के बेनिफिट्स। तो आज के वीडियो में आप समझ चुके हैं कि आखिर ओई क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है, ओई को कैलकुलेट क्यों किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ओई के बेनिफिट आखिरकार होते क्या हैं। दोस्तों, ओई एक ऐसी पावरफुल मैट्रिक है जो आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और इंडस्ट्रियल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे इंजीनियर्ड।